हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय है और इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद किया जा रहा है कि आप लगभग क्वेश्चन बना लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं दूर कर लीजिए, क्योंकि व्याख्या भी दी जा रही है। इसके अलावा अगर आपको किसी और सेगमेंट में, सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट या टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? क्वार्टजाइट, नीस, सरपेंटाइन, सिस्ट, डोलामाइट। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4 एवं 5, 1, 2, 3 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 5, 2, 3, 4, 5। इसमें क्वेश्चन आंसर जो होगा वो बी होगा, 1, 2, 3 एवं 4, 5। जो डोलामाइट है, यह डोलामाइट रूपांतरित चट्टान ना होकर बल्कि अवसादी चट्टान है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। डोलामाइट ही आगे चलकर फिर संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। संगमरमर से का जो निर्माण होता है वो डोलामाइट होता है। क्वार्टजाइट हम लोग जानते हैं कि क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर का रूपांतरण है। बलुआ पत्थर का यह रूपांतरण है। नीच जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट का रूपांतरित। सरपेंटाइन जो है वह आपका मैफिक से बना हुआ है। और सिस्ट जो है नीस से, नीस का रूपांतरित चट्टान है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये सभी रूपांतरित हैं। डोलामाइट जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित विशेषता किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? पहला है, यह रवेदार होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि पानी को ग्रहण करने की क्षमता नगण्य होती है। जीवाश्म का अभाव होता है। धात्विक खनिज मौजूद होते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो पहला दिया हुआ है पॉइंट, प्राथमिक चट्टान, सॉरी यह चट्टान रवेदार होते हैं, ये केवल और केवल आग्नेय चट्टान का गुण है। तो यहीं से आपका पूरा आंसर निकल जा रहा था। लेकिन अन्य जो विशेषता है वो भी आग्नेय चट्टान का ही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है जो दुर्बलता मंडल एस्ट्रोस्फीयर पर तैरती रहती है। यह विचार किसने दिया था? हम लोग जानते हैं इसमें ऑप्शन है आपका मैकेंजी, पार्कर, होम्स, उपरोक्त सभी। और आंसर जो है उपरोक्त सभी। 1962 में हैरी हैस ने सबसे पहले इस सिद्धांत को दिया था, जिसे हम लोग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को आगे चलकर मैकेंजी हैं, पार्कर हैं, होम्स हैं, इन सभी ने इनको समर्थन किया था और इन अपना विचार व्यक्त किया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्दार पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्लेट किनारे होता है? रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक प्लेट किनारा, संरक्षित प्लेट किनारा, विवर्तनिक प्लेट किनारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है विनाशात्मक प्लेट किनारा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लेट के 3 किनारे होते हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक और संरक्षित प्लेट किनारा। विवर्तनिक प्लेट किनारा नहीं होता है। संरक्षित प्लेट किनारा वैसे किनारा होता है जिसके किनारे न तो किसी चीज का निर्माण होता है, न ही किसी चीज का विध्वंस होता है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता। अब रहा रचनात्मक प्लेट किनारा और विनाशात्मक प्लेट किनारा। मुर्दार पर्वत के निर्माण के लिए जरूरी है कि सबडक्शन हो, किसी न किसी जो भारी क्षेत्र है उसका धसाव हो, तभी वहीं पर आपका फुल मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है। तो ये जो सबडक्शन होता है वो विनाशात्मक प्लेट किनारा के किनारे होता है। इसीलिए ये मुर्दार पर्वत का आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी बिशप या मियांडर
नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृति है। दूसरा है नदी वेदिका, नदियों के प्रौढ़ावस्था में निक्षेप द्वारा बनने वाली एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इसमें से सत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन की पहचान करें। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर जो है डी होगा, ना तो एक ना ही दो। हम लोग जानते हैं नदी विसर्ग या मियांडर वगैरह नदी के निक्षेप से नहीं बल्कि अपरदन से होता है, अपरदन द्वारा होता है, बनने वाली स्थलाकृति है। खासतौर पर देखिएगा जब नदियां अपने यौवनावस्था में होती है तो अपने साथ काफी ज्यादा गाद लिए रहती है और ये इन क्षेत्रों को अपरदित करते आगे बढ़ती है और इस आकार की तरह इस प्रकार से आगे नदियां बढ़ती है। तो ये जो इस आकार का बन जाना यही इसका म्यांडर कहते हैं। और कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो इस प्रकार आप लोग देखते हैं गोखुर झील का निर्माण भी कर देती है। जैसे ये नदी पहले इसकी मार्ग ये थी, बाद में मार्ग परिवर्तन ले आई तो ये जो बन गया आपका अवशेष यही हो गया गोखुर झील। गोखुर झील और ये जो पूरा का विसर्प आकार का है ये हो गया विसर्प आकार का, विसर्प बना। दूसरा है आपका नदी वेदिका। नदी वेदिका देखिएगा कि जब अपने यौवनावस्था में नदियां तीव्र ढाल के साथ बहती है और इस प्रकार इसकी जो पहले मान लीजिए ये भाग में बहती थी, फिर बाद में ये फिर सिमट कर ये क्षेत्र में आ गई। तो ये जो नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति का जो निर्माण किया गया है वह नदी वेदिका कहलाती है, जो इस प्रकार वेदी के अनुसार होता है। तो इस प्रकार देखिएगा ये भी जो है अपरदन द्वारा बनने वाली है। तो यहाँ भी निक्षेप था तो ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा नहीं बनती है? लैपीज, अंधी घाटी, लटकती घाटी, घोलरंध्र। इसका जो सही आंसर है वह लटकती घाटी है। लटकती घाटी जो है वह भूमिगत जल द्वारा नहीं बल्कि हिमनद द्वारा बनती है। हिमानी क्षेत्रों में देखिएगा कि एक मुख्य हिमनद मार्ग होता है जहां से हिमनद बहती है और कभी कभी क्या होता है कि इन हिमनद के क्षेत्रों में कई छोटी छोटी घाटियां आकर इस प्रकार मिल जाती है। तो ये मुख्य हिमनद के ऊपर जो सब हिमनद के रूप में जो विकास हो जाता है तो यहाँ से ऐसा लगता है कि ये मुख्य हिमनद पर छोटे छोटे हिमनद लटके हुए हैं, इसलिए इसे लटकती घाटी संज्ञा दी जाती है। और ये किन क्षेत्रों में है? हिमनद वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अटलांटिक महासागर में पाया जाने वाला द्वीपीय देश वेस्ट इंडीज निम्न में से किस द्वीप का उदाहरण है? विवर्तनिक द्वीप, निक्षेप मूलक द्वीप, अपरदन मूलक द्वीप और ज्वालामुखी द्वीप। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि खासतौर पर कैरेबियाई सागर के पास जो भी देश है वेस्ट इंडीज उसी में स्थित है और यह जो है विवर्तनिक द्वीप का उदाहरण है। ठीक है, टेक्टोनिक हलचल के कारण कैरेबियाई देश समूह में या फिर सागर में कई सारे छोटे छोटे द्वीप का उत्पत्ति हुआ था, उसमें से ही एक वेस्ट इंडीज है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर पी एवं एस तरंगे सभी जगह गतिशील होते हैं। 105 से 145 के मध्य केवल एस तरंगे गतिशील नहीं होती, इसलिए इन क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। इस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की छाया क्षेत्र से अधिक होता है। और आपको सत्य कथन का इसमें चयन करना है। आंसर आप लोग लगा लिए होंगे, बिल्कुल इसका आंसर जो है वो सी होगा। 1 और 3 सही है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी भाग पर, मान लीजिए ये जहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ जिसको फोकस कहते हैं और ये जहाँ पर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे
ईपी सेंटर कहते हैं। अब इस क्षेत्र से लेकर लगभग आपका 105 डिग्री तक ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरे क्षेत्र तक पी और एस तरंगे चलती है, पी एवं एस तरंगे चलती है। फिर 105 से लेकर लगभग 145 डिग्री तक पी एवं एस कोई नहीं चलती, यहां पर पी एवं एस तरंगे नहीं चलती, इसलिए इसे भूकंपीय जो अर्थक्वेक सैडो जोन कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो गलत हो गया। 105 से 145 के मध्य केवल इस तरंग की बात की जा रही है, नहीं होती, इसलिए इस क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। केवल एस नहीं बल्कि पी भी यहां पर नहीं चलती। फिर 145 के बाद पी तरंगे पाई जाती है, पी तरंगे चलती है। तो इस प्रकार देखते हैं ये क्षेत्र में पी केवल पी तरंगे चलती है, एस तरंगे नहीं चलती। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो 105 से 145 तक पी और एस दोनों के लिए यह तरंगे छाया क्षेत्र का अधिक छाया क्षेत्र था, लेकिन एस तरंगे चूंकि इस क्षेत्र के बाद भी नहीं चल रही है, स्वाभाविक है कि एस तरंग की ये और ये दोनों साइड जोन हो गया। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि एस तरंग का छाया क्षेत्र पी तरंग की छाया क्षेत्र से अधिक होता है, यह स्टेटमेंट सही हो गया। इस प्रकार पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही होने की वजह से इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कथन ए, विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। कारण है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर चलती है उसकी आर्द्रता में कमी आती है। ऑप्शन से आपके पास ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सत्य है किंतु आर गलत है, और डी है ए सत्य है किंतु आर सत्य है। हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक पवन जो है वह पृथ्वी पर उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और इसका उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर है। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर है। तो ये जब पवनें चलती है तो इन क्षेत्रों में अगर कोई महाद्वीप है तो इसके पूर्वी क्षेत्रों में तो वर्षा कराती है, क्योंकि आर्द्रता यहां से ग्रहण कर ली है इन क्षेत्रों से, तो ये पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा कराती है। लेकिन जैसे जैसे ये क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं इनकी आर्द्रता में कमी आती जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास होता है, मरुस्थल का विकास होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य महादेशों के पश्चिम में पाए जाते हैं। स्टेटमेंट सही है। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी आर्द्रता में कमी आती है, इसीलिए मरुस्थल का विकास होता है। तो इस प्रकार ए जो इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन निम्न में से क्या कहलाती है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवन पछुआ पवन व्यापारिक पवन कहलाती है। ठीक है, तो यह ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेटमेंट है कि ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक होती है। कारण है कि तापमान में वृद्धि के साथ वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन से आपके पास ए, बी, सी, डी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में
जो सापेक्ष आर्द्रता है वह अधिक पाई जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अधिक गर्मी होने की वजह से यहाँ के तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है आर्द्रता ग्रहण अधिक होगा, आर्द्रता वृद्धि होगी। इस प्रकार शीत ऋतु के सापेक्ष ग्रीष्म ऋतु में सापेक्षिक आर्द्रता अधिक पाई जाती है। स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। तापमान में वृद्धि के साथ वायु की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता वृद्धि होती है, ये स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चीनुक रॉकी पर्वत के सहारे चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है जिसे हिमभक्षी वायु भी कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका के गिनी तट के सहारे चलने वाली ठंडी हवा है जिसे डॉक्टर वायु कहते हैं। तीसरा है सिरक्को सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली गर्म हवा है जो रक्त वर्षा कराती है, और इसमें सत्य कथन का चयन करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार अगर देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका सी है वह सही होगा। हम लोग जानते हैं कि चीनुक जो है रॉकी पर्वत के सहारे नीचे उतरती है और यह गर्म एवं शुष्क हवा है, तो इन क्षेत्रों में जैसे वो उतरती है तो यहाँ पर हिम पिघलने लगते हैं, इसलिए इसे नाम हिमभक्षी कहा गया है। और हिम पिघलने के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौसम भी अच्छा हो जाता है, साथ ही साथ पशुओं के लिए चारा का विकास होता है। हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका के तट पर चलने वाली शुष्क हवा है, ठंडी हवा नहीं बल्कि गर्म हवा है, गर्म हवा है जिसे डॉक्टर वायु कहते हैं। इन क्षेत्रों में गर्म हवा जब चलती है तो यहाँ का मौसम में आर्द्रता बढ़ जाता है और वर्षा होती है। इसके कारण वहाँ का जो मौसम है वो खुशनुमा हो जाते हैं, इसलिए इसे डॉक्टर वायु कहते हैं। तीसरा है सिरक्को सहारा मरुस्थल से इटली की ओर चलने वाली गर्म हवा है जो रक्त वर्षा कराती है। बिल्कुल, सिरक्को जो है सहारा मरुस्थल से जब आगे बढ़ती है तो सहारा मरुस्थल की जो मिट्टी, जो लाल मिट्टी पाई जाती है विशेषकर, अपने साथ ले लेती है, और इन धूल कणों के साथ जब वो आगे बढ़ती है तो भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और भूमध्य सागर से जैसे आर्द्रता ग्रहण करके इटली की ओर बढ़ती है तो ये इटली में इस प्रकार वर्षा कराती है जैसे लगता है कि रक्त गिर रहा हो, इसलिए इसे रक्त वर्षा कहते हैं। तो स्टेटमेंट ए और 3 सही है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो उम्मीद करते हैं आप लोग लगाए होंगे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन हमेशा लाते रहेंगे। अगर कोई डिमांड हो किसी टॉपिक से, किसी सब्जेक्ट से, तो ज़रूर आप कहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।